स्नेहपान को वी कैन प्रैक्टिस स्नेहपान विद, जब भी हमने पेशेंट को वमन विरेचन बस्ती देनी है तो हमने पेशेंट को स्नेहपान करवाना होता है। लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट द स्नेहपान कितना दिया जाता है और किस तरह से हमें उसकी प्रगति को निर्धारित करना है। स्नेहपान दो तरह से दिया जाता है, एक होता है अच्छपेय। अच्छपेय मतलब ओनली स्नेहन, केवल उसमें हमने पेशेंट को स्नेहन ही देना है और स्नेहन की मात्रा को निर्धारित करके देना है। सेकेंड होता है सद्य स्नेहन। सद्य स्नेहन जो है वो शॉर्ट टाइम तक दिया जाता है, 1, 2 या 3 दिन तक दे सकते हैं। नेक्स्ट स्नेहन को हम मिक्स करके देते हैं। स्नेहन को वी कैन मिक्स विद द लवण। अगर जैसे लवण जो है, सॉल्ट जो है, इसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है, सॉल्ट जो है लेखन का कार्य करता है, ये अभिसंधि को रिड्यूस करता है, स्रोतस को शोधन करने में हेल्प करता है। तो हम जब भी घृत पान करवाते हैं पेशेंट को तो वी कैन ऐड, हम उसमें स्नेहन के साथ साथ हम स्नेहन के साथ साथ उसमें हल्का सा सॉल्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। पान करवाने के लिए वी कैन यूज, हम उसमें घी भी यूज कर सकते हैं, तेल को भी यूज किया जा सकता है, वसा को भी यूज किया जा सकता है, मज्जा को भी यूज किया जाता है, जो क्लासिकली लिखा गया है। बट जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस में डॉक्टर्स करते हैं, मैक्सिमम ऑफ घृत या तेल को ही पेशेंट को दिया जाता है। घृत इज मोर सेफर, क्योंकि घृत के जो गुण होते हैं वो तर्पणीय है और इजी टू डाइजेस्ट है, इसलिए घृत पान को हम इजीली पेशेंट को दे सकते हैं। अब इसकी मात्रा जो होती है, पंच प्रसूति पेय के बारे में क्लासिकली मेंशन किया गया है, जहां पे अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम्स ऑफ मेडिकेटेड घी को पिलाया जाता है और इसको भी हम 1 या 2 या 3 दिन तक पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर पेशेंट को हमने स्नेह पाक किस तरह से करवाना है, जैसे मृदु पाक होता है, मध्य पाक होता है, खरा पाक, इन 3 तरह के स्नेहन्स को हम यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो स्नेहन को या तो डायरेक्ट हम स्नेहपान की तरह 3 दिन तक पेशेंट को देंगे। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को हमने सिर्फ सद्यो स्नेहन देना है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सम पेशेंट की उम्र है 55 ईयर्स और हीन बल वाला पेशेंट है, कमजोर है, लेडीज है और थकावट बहुत जल्दी महसूस करती है, आमावस्था में लक्षण हैं उसके, तो सबसे पहले हम उसका आम पाचन करेंगे विद चित्रकादि वटी से या त्रिकटु चूर्ण से। उसके बाद हम उसको घृतपान पे लेके जाएंगे। अगर वो शमन स्नेहन युक्त, शोधन युक्त स्नेहन नहीं ले सकती, मतलब 30, 60, 90 ml ज्यादा डोज में नहीं ले सकती, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को स्नेहन प्रविचारण की तरफ भी स्नेहन दे सकते हैं। जैसे हमने स्नेहन को किसी में मिक्स करके दे दिया, स्नेहन को जो मिक्स करके दिया जाता है, या तो आप उसको दाल में मिक्स करके दे सकते हो, गर्म पानी के साथ स्नेहन को मिक्स करके दिया जा सकता है, मंड के साथ स्नेहन को मिक्स करके दिया जा सकता है, दूध में स्नेहन को डाल के दिया जा सकता है, दूध से जो बनता है दही, घर पे बनाए हुए दही, उसमें मिक्स करके स्नेहन को दिया जा सकता है। ये वागू में दिया जा सकता है। ये वागू को होता है, चावल में हमने 6 गुना जल को डाल दिया और उसका ये वागू बना के उसमें दे दिया। या दाल में को हमने सूप बनाया, दाल को बिल्कुल पतला करके, दाल का सूप हमने जिस दाल में 18 गुना जल डालना है और फिर वो जब रह जाए, देखो जब भी हम वाटर की क्वांटिटी यूज करते हैं मेजरिंग से, सो उसकी जो प्रेपरेशन होती है वो ऑटोमेटिकली दोषास को शमन करने के लिए काम करती है। अब हमारी बुक्स में लिखा गया है मंडपेया, यवागु, अकृतयूष, कृतयूष, बट इसकी प्रेपरेशन को कैसे बनाया जाए, हम पेशेंट को जब स्पेसिफिक क्वांटिटी मेंशन नहीं करेंगे, उनको नहीं पता चलता कि कितना पतला है। कुछ लोग सेमी सॉलिड चीज को ही बोलते हैं कि ये बहुत पतली है जी, और कुछ लोग बहुत पतली दाल खाते हैं, तो हर किसी का टेस्ट अपना है। तो वी हैव टू मेंशन दैट कि अगर आपने पतली चावल लेने तो उसको आपने चावल में 6 गुना जल में डाल के पतलाना है, उसमें आप घी डाल के खा सकते हो। दाल बनानी है, उसमें 18 गुना जल डालेंगे, उसमें आप घी डाल के खा सकते हो। किसी भी तरह की शाक को, सब्जियों को, उसमें घी को डाला जा सकता है। क्लासिकली 24 टाइप ऑफ स्नेहन प्रविचारण के बारे में बताया गया है। सो हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट को दूध में घी डाल के दे सकते हैं, या डायरेक्ट एम्प्टी स्टोमक घी पीने के लिए भूल सकते हैं, या उसको इस तरह से मंडपेय या वागू में घी को मिक्स करके दिया जा सकता है। अब घृतपान में जो सबसे पहले घी जो दिया जाता है, वो उसके गुण क्या होते हैं? घी जो होता है दैट इज वात पित्त को शमन करता है और ये रस, शुक्र और ओज को बढ़ाने वाला होता है, हितकारी होता है। घृत के मेन गुण जो दैट इज दाह शामक होता है और एक कोमल वर्ण को स्वर वर्ण प्रसादन होता है।
अब वी हैव टू थिंक दैट कि हमें किस पेशेंट को घी देना है और किस पेशेंट को तेल देना है। तेल के लिए जैसे हम एरंड ऑयल यूज करते हैं, जहां पे भी हमारे दोषास का विशेषण है उसके अकॉर्डिंग वी कैन डिसाइड दैट कि हम पेशेंट को घी दे या तेल दे। अब तेल के जो मेन गुण होते हैं, तेल इज अ वात शामक होता है और कफ को वर्धन करने वाला होता है। तेल जो है कफ वर्धक होता है, बलवर्धक होता है। सो वी कैन अवॉइड तेल इन कफजर डिजीजेज में, हमें तेल को अवॉइड करना चाहिए, उसमें हमें घृत पानी देना चाहिए। पित्तजय बीमारी डिजीजेज में भी उष्ण तेल के जो गुण होते हैं दैट इज उष्ण होता है, बट स्किन डिजीजेस के लिए तेल जो है वो हितकारी होता है, गुड होता है। तो स्किन डिजीजेस के पेशेंट्स में हम ऑयल जो है वो दे सकते हैं। और योनि शोधन के लिए ऑयल्स को हमें यूज करना चाहिए इंस्टेंट ऑफ घृत की फॉर्म पे। अब घी की मात्रा को जैसे आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, आपको स्लाइड शो हो रही है? स्लाइड आपको शो हो रही है? देखिए स्लाइड में 4 तरह की मात्रा बताई गई है। हमने पेशेंट को किसी को भी घी पान करवाना है तो नॉर्मली जो क्लासिकल लिखा गया है कि बहुत कम ह्रस्वी अस्वी मात्रा, मतलब बहुत कम मात्रा में टेस्ट डोज में हम दे सकते हैं। जैसे कुछ फीमेल पेशेंट्स नहीं ले पाती, या कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो हीन सतह वाले होते हैं, उनको हमने 5 ml या 10 ml लगातार आप 1 वीक तक दे सकते हो। सेकेंड आता है पेशेंट को हमने कम मात्रा में स्टार्ट करना है, जैसे इसमें दिया गया 6 घंटे में पचने वाला 10 to 20 ml हम देंगे। और जो मेन कार्य करता है ये हमारी बॉडी में अग्नि को प्रज्वलित करता है, और ज्वर, अतिसार में, कास में, बल में, जो अवर बल वाले पेशेंट होते हैं, हीन बल वाले, उसमें हमें ह्रस्वी कम मात्रा देनी चाहिए। मध्य मात्रा जो है वो 12 घंटे में पचने वाली है। यहाँ पे अष्टांग हृदय में बताया गया है कि मध्य मात्रा 24 घंटे में पचने वाली होती है। अवॉइड ऑल द दीज थिंग्स, वी कैन सिंप्लीफाई दिस कि हम कैसे घी को दें। आपके पास पेशेंट आता है, आपने उसके नाड़ी एनालिसिस किया, स्रोत अवरोध देखा, ऋतु देखी, कौन से काल में हम दे रहे हैं। यू कैन मिनिमम स्टार्ट विद 20 to 30 ml, 20 से 30 ml घृत को स्टार्ट करिए और सेकेंड डे पर उसकी डोज को इंक्रीज कर दीजिए। पेशेंट के लक्षणास को चेक करिए कि उसको क्लियर लक्षणास, को मोशन क्लियर हो रहा है, उसको हेडेक तो नहीं है, क्योंकि जो मेन लक्षणास जो है वो दिखते हैं ड्यूरिंग द घृत पाचन की अवस्था में। उस टाइम पेशेंट को हेडेक होता है, गिडीनेस होता है, लाइवेशन होती है, पेन जहां पे भी है बॉडी में बढ़ जाता है, क्योंकि हमने दोषा को उत्क्लेश अवस्था में लेके आ रहे हैं। घृतपान के दौरान दोष उत्क्लेश अवस्था में आते हैं, और जैसे ही वमन या विरेचन होता है दोष जो है वो डाउन आ जाते हैं। उत्क्लेश कैसे करना है? जैसे हमने एक बाल्टी पानी से भरी हुई है, अब उसमें और पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। जितनी हमारी बॉडी की कैपेसिटी है, बॉडी के अंदर बीमारी ऑलरेडी है, अब उसको हम जब और एग्रीवेट करते हैं विद दी उत्क्लेशन अवस्था के लिए, जब हमने घृतपान दिया है तो वो पेशेंट के सारे ही सिम्टम्स एक बार इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसके लिए वी हैव टू मेजर, हमें मध्य मात्रा पे ही स्टार्टिंग में स्टार्ट करना चाहिए। मध्य मात्रा में इज अ सेफ मात्रा जिसमें पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस जो है वो नहीं दिखते हैं। तो एक स्नेह पान के दौरान अगर स्नेह प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है तो पेशेंट को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होना, रीगर्जिटेशन होना, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, ये सारे ही सिम्टम्स जो हैं आ जाते हैं। अगर किसी भी पेशेंट में घृतपान के दौरान ये कोई भी सिम्टम्स आ रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उसे शुंठी युक्त जल देना है, अदरक वाला पानी देना है, गर्म पानी पीने को बोलना है, ताकि वो उष्ण वीर्य होने के कारण वो हमारा पाचन करेगा और ऑटोमेटिकली पेशेंट को वॉमिट, नोजिया, गिडीनेस, मूर्छा तक के पेशेंट भी इसमें रिकवर कर सकते हैं हम। सो हमें जो मेन डाइट रखनी चाहिए पेशेंट की ड्यूरिंग स्नेहपान, हमें उसको गर्म पानी ही पेशेंट को देना चाहिए और शुंठी युक्त जल ही पेशेंट को देना चाहिए। इंडिकेशंस, अब कौन कौन से घृतपान को हम यूज कर सकते हैं? नॉर्मली बुक्स में कुछ घृत दिए हैं जो मैंने स्लाइड्स में आपको दिखाए हैं। अदरवाइज आपकी जब भी पंचकर्मा सेंटर आप रन करते हो तो आपके पास 4-5 घृत होने चाहिए। फर्स्ट इज पंचतिक्त घृत। पंचतिक्त घृत जो है ये रक्त शोधक है, क्योंकि तिक्त औषधि डली हुई है। अगर आपके पास कोई भी मेडिसिन नहीं है तो यू कैन एडवाइज आप पंचतिक्त घृत से स्नेहपान करवा सकते हो, क्योंकि पंचतिक्त घृत के जो इंग्रेडिएंट्स है दैट इज अ रक्त शोधक। हमें रक्त और पित्त का शोधन होगा तो ऑटोमेटिकली पेशेंट्स मतलब जो बाकी दोषास हैं
वो डाउन आ जाएंगे। बाकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप रक्त पित्त में वासा घृत को दे सकते हो, उन्माद में कल्याण घृत को दे सकते हो, अपस्मार में पंचगव्य घृत को दे सकते हो, सुथिल्य में त्रिफला घृत को दिया जा सकता है, स्किन डिजीजेस के पेशेंट में महातिक्त घृत पंचतिक्त घृत को दिया जा सकता है, जीर्ण ज्वल में पिपलियादि घृत को दिया जा सकता है, वात रोग में क्षीर बला तेल को दिया जा सकता है, और किसी पेशेंट को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में हम इंदुकांतम घृत को दे सकते हैं। नोजिया वॉमिटिंग वाले कंडीशंस है, कई बार पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत लंबे टाइम तक रीगर्स कुछ भी हाथ भी दबाए ऐसे डकार मारते हैं, क्योंकि उसमें उदान वायु अपान वायु का विशेषण होने की वजह से उदान वायु अपवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, पेशेंट को टच करते ही वात का एकोमुलेशन है, क्योंकि उसमें और व्यान जो वात जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही है, उसमें जैसे ही पेशेंट को टच करते हैं और पेशेंट एकदम बेल्चिंग करना शुरू कर देता है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को पहले मृदु वमन करवा के, क्योंकि जो ऊपर के दोषास है उत्क्लेश को निकाल के उसके बाद क्लासिकल विरेचन हमें प्लान करना चाहिए ऐसे कंडीशंस ऑफ पेशेंट्स में। तो उसमें जो घृतपान दिया जाता है, स्टार्टिंग में दाढ़ीमास्टिक घृत दिया जाता है, और उसके बाद आप उसको षडंग पान दाढ़ीमास्टिक घृत पहले देंगे। दाढ़ीमास्टिक घृत देने से डाइजेशन उसका सही हो जाएगा, जो नोजिया वॉमिटिंग की सेंसेशन है, एनोरेक्सिया हो रहा है, डिजायर नहीं रहती इन लोगों को खाने की, तो वो सब चीजें उसकी धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इनफर्टिलिटी को डील कर रहे हो तो उस केस में हमें फल घृत को देना चाहिए या रसायन घृत को देना चाहिए। आइस की डिजीजेस में त्रिफला घृत को दिया जाता है, और अगर किसी को वातज विकार है, वायु बहुत ज्यादा, जैसे बैक एक की कंडीशन है या आप बैक एक की कंडीशन है, स्किन डिजीज में सोरिया ऑयल आता है, उसको भी आप घृतपान की तरह दे सकते हो पेशेंट को, क्योंकि त्वक विकार में तेल को प्रेफर करना चाहिए। और अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या वात प्रकोपित है, उस टाइम हमें घृत को देना चाहिए। अब अनुपान में बुक्स में तो दिया गया है कि यूश और मंड देना चाहिए, बट प्रैक्टिकली मैं बताऊं, अभी तक जो हम प्रैक्टिकल दे रहे हैं पेशेंट्स को, हमेशा घृतपान के दौरान सिंपल उष्ण जल या शुंठी युक्त जल ही पेशेंट को पीने को देना चाहिए, जिससे वो बहुत इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। और खाने की जो डाइट रहेगी उसमें जितने दिन घृतपान चलेगा उतने दिन पेशेंट जो है राइस वॉश वाटर, जिसको हम मांड बोलते हैं, मांड को बना के पिएगा, या सूप, मूंग की दाल और पानी और चावल, बस ये इसमें थोड़ा सा काली मिर्च, सेंधव नमक और हल्का सा हींग डाल के, कोई मिर्च कोई मसाला कुछ नहीं डालेगा, सिर्फ सेंधव नमक, हींग और काली मिर्च डाल के इसका बना के वो सूप लगातार पेशेंट को जब तक उसका घृतपान चलता है यही पीने को देना चाहिए। पेशेंट के फ्रूट्स भी बंद कर देने चाहिए, अगर वो टी कॉफी लेता है वो सब चीजें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि घृतपान में दोष उत्क्लेश अवस्था में आते हैं, तो इसलिए जितना लाइट डाइट लेगा, इजी टू डाइजेस्ट डाइट लेगा, उतना ही स्रोतस को वो शोधन करेगा। क्योंकि जब हम स्नेहपान करवाते हैं तो वो स्रोत जहां जहां ऑब्स्ट्रक्शन है हमारी स्रोतस की, स्रोतस शोधन करने के लिए करवाया जाता है। और जब हमने स्नेहपान कंप्लीट किया, स्नेहपान के बाद जो पेशेंट को मसाज दी जाती है तो शाखा से दोषास को पेट की तरफ लाया जाता है और फिर वमन करा के या विरेचन करा के उससे शरीर के दोषास को बाहर निकाल दिया जाता है। अब स्नेहपान हम किस किस में करवा सकते हैं? स्नेहपान हम पेशेंट जिनको रूक्ष शरीर है उनको स्नेहपान करवाया जा सकता है, जिसको जिन्होंने कृश बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं उसको हम सद्यो स्नेह दे सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में एक रसायन चिकित्सा का वर्णन किया गया है। रसायन चिकित्सा में बहुत तरह से कूटी प्रवेश रसायन है, पिपली आदि रसायन है, अश्वगंधा एज ए रसायन, मुलट्ठी एज ए रसायन, ब्राह्म रसायन है, ब्रह्मी रसायन है, सो बहुत तरह के रसायन को दिया गया है। बट अगर कहीं पे पेशेंट को उन्माद या अपस्मार हो रहा है, जब मेंटल रिटार्डेशन है या फिजिकली वो बहुत ही डाउन जा रहा है, उस कंडीशन में हमें घृतपान का सेवन करवाना चाहिए। उसको हम रेगुलर घृत पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे 5 ml की डोज में लगातार हम घृतपान उस पेशेंट को दे सकते हैं, विद एडिशन विद प्रविचारणास के साथ घृतपान दिया जा सकता है। डेबिलिटी के केस में, तिमिर के केस में, वात रोगा के केस में, कास के केस में, श्वास के केस में, हिक्का के केस में हम घृतपान दे सकते हैं, और होर्सनेस ऑफ द वॉइस में स्नेहपान दिया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? जहां पे कफ बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड है,
सुथल्य को जब भी हम पंचकर्म आप प्लान करोगे तो त्रिफलादि घृत के साथ आप दोगे। वैसे जो ओबेसिटी है इसमें एक बार विरेचन कराने के बाद अगर आप बस्ती, लेखन बस्ती देते हो तो उसमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। कफज विकार में कफ डिसऑर्डर, जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव कफ बन रहा है, उस टाइम घृतपान नहीं करवाना चाहिए। पहले कफ शमन द्रव्यास देके शमन करना चाहिए, उसके बाद पेशेंट को आप घृतपान करवा सकते हो। अतिसार, जिसको बात है, आईबीएस का कंडीशन है, उसमें बस्ती देनी चाहिए, उसमें विरेचन को प्लान नहीं करना चाहिए पेशेंट के लिए। रक्तपित्त ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, चाहे वो ऊर्ध्वगत ऊर्ध्व रक्तपित्त है, अधो रक्तपित्त है या तीर्यक रक्तपित्त है। माउथ से अगर किसी को ब्लीडिंग आ रही है या रक्तम से ब्लीडिंग आ रही है, उसमें घृतपान जो है दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नहीं करना चाहिए। रेजिम ड्यूरिंग स्नेहपान के दौरान रेजिम रहती है, सबसे पहले पेशेंट को रेस्ट करनी चाहिए, डे स्लीप को अवॉइड करना चाहिए, राइस ग्रूअल वाटर लेना चाहिए, और उसको जब वो भूख लगे उसको सिर्फ राइस ग्रूअल वाटर ही लेना, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है पेशेंट को। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है घृतपान करवाते हुए? कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले तो इंडाइजेशन पेशेंट को हो सकता है, जिसमें वॉमिटिंग, नोजिया, एनोरेक्सिया, हेडेक एंड कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब इस कंडीशन में अगर हम स्नेहपान पेशेंट का अगर करवा रहे हैं, ये कंडीशंस आ रही है, तो सबसे पहले स्नेहपान को रोक के हम इसे लंघन चिकित्सा देनी चाहिए, कुछ भी खाने को नहीं देना है। दीपन और पाचन चिकित्सा देनी है, उसको हमें चित्रकादि वटी या त्रिकटु चूर्ण उसको दोबारा से ऐड करना है। अगर किसी पेशेंट को घृतपान देते देते कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले पेशेंट को त्रिफला चूर्ण या विपत्ति का चूर्ण देके मोशन क्लियर होना चाहिए। घृत तभी दिया जाता है जब आपका प्रीवियसली घी जो है वो पच गया हो। जैसे आज आपने मुझे घृतपान दिया 30 ml, कल मैं बोलती हूँ कि डॉक्टर साहब मुझे आज मोशन क्लियर नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आप मुझे दोबारा से घी नहीं दोगे, आप पहले मेरा मोशन क्लियर करवाओगे, फिर आप प्लान करोगे घृत। क्योंकि एक बार हमने घी पिया है, उसके ऊपर जब हम ओवरडोज कर लेंगे तो वो अभिसंधि कर जाएगा, हम प्रॉपर डाइजेशन और विषमाशन हो जाएगा, तो पेशेंट को फिर वो रीगर्जिटेशन होना, उद्गार आना, बेल्चिंग आना। जब भी घृतपान करते हैं तो घी की स्मेल एक अंदर से क्रिएट होने लग पड़ती है, जिससे पेशेंट को अरुचि हो जाती है, किसी भी चीज खाने का मन नहीं करता है। अगर पेशेंट को ऐसी हो रहा है, ऐसी कंडीशन आ रही है, तो उसमें भी आप गर्म पानी ही पीने को देंगे। ऑलमोस्ट 9 मिनट्स आर लेफ्ट, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि बीच में क्विट हो जाता है, तो इसको मैं ब्रीफिंग कर दिया मैंने अभी आपको स्नेहपान का। मैं ग्रुप में स्नेहपान का एक लिटरेचर शेयर करूंगी आपको, जिसमें बेसिकली हमने प्रॉपर इसको बहुत इजी तरीके से बनाया है कि सबसे पहले हमने किसी भी पेशेंट का घृतपान करना है, सो वीकेंड हमने उसका स्रोतस देखना है, कौन सा विशुद्ध है, नाड़ी देखनी है, उसके ब्लड टेस्ट करवाने हैं। बेसिक ब्लड टेस्ट होने चाहिए उसमें, ESR, रैंडम ब्लड शुगर, CBC, LFT, KFT। किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है तो पेशेंट को पहले से ही डर बैठ जाता है उसको कि मुझे घी पिलाओगे और मेरा तो कोलेस्ट्रॉल हाई है और मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए पेशेंट की लिपिड प्रोफाइल, ये सारी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग वी कैन डिसाइड कि हम कितने दिन तक घृतपान कराएं और घी में कौन सा घी हम चूज करें। नेक्स्ट जिस दिन हमने घृतपान कराना है, हम इसकी डोज को एक मेंटेन करके चलते हैं 30, 60, 90 ml। बाकी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि NABH जितने भी सेंटर्स हैं, NABH यही सिखाता है कि यू हैव टू वर्क इन ए क्वालिटी कंट्रोल्ड में, आपको पैरामीटर्स बना के काम करना चाहिए। जैसे हमारा पैरामीटर है कि वी स्टार्ट विद 30 ml। ये फर्स्ट डे हम पेशेंट को हर्षवी मात्रा देते हैं, एक टेस्ट डोज देते हैं चेक करने के लिए कि उसका मृदु कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, क्रूर कोष्ठ है। बाकी पेशेंट की हिस्ट्री से वी कैन गेट द आइडिया, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को प्लान करेंगे 10 ml, 20 ml, 30 ml। तो नॉर्मली यू कैन प्लान विद 30 ml आप प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट डे उसकी डोज डायरेक्ट 60 ml ले जाओ, 90 ml ले जाओ, कोई परेशानी नहीं होती है। और अगर 90 ml तक पेशेंट को स्निग्ध लक्षण आ जाए कि जैसा उसने घी पिया, मोशन में उसको घी आ गया, स्किन में अनचियसनेस आ गई, फेस पे थोड़ा चार्म आ गया, तो उससे पता चल जाता है कि उसके स्नेहन सही से हो गया है। अगर 90 ml तक भी नहीं हो रहा है तो आप उसको 120 ml लेके जा सकते हो, और फिर डबल डोज 240 ml। जब भी आप बहुत ज्यादा स्नेहन देते हो तो पेशेंट को कम से कम 12 से 24 घंटे तक कुछ भी खाने को नहीं देना चाहिए, ताकि जो घी उसने पिया है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए।
बुक्स में लिखा गया है अगर मध्यम मात्रा दी गई है तो 12 घंटे तक खाली रखें, पर प्रैक्टिकली पेशेंट 12 घंटे तक कोई भी खाली पेट नहीं रहता है। कोई पेशेंट बहुत स्टिक अगर एडवाइस दी जाए और स्टिक हो अपने लिए तभी वो 12 घंटे तक खाली पेट रहता है, नहीं तो अदरवाइज पेशेंट को डिजायर होती है कि मैं कुछ खाऊं। उस कंडीशंस में 30 ml अगर आप देते हो तो यू कैन 1 पैर 3 आवर्स तक आप अवॉइड करिए कि 3 घंटे आपको कुछ नहीं खाना, सिर्फ गर्म पानी ही पीना है। नेक्स्ट उसकी टाइम को बढ़ाएंगे, डोज को बढ़ाएंगे, 60 ml तक हम लेके जाएंगे। तो हम उसको बोलेंगे कि आप 6 घंटे तक कुछ ना खाएं। दिस इज अ प्रैक्टिकल डन बाय संध्या रमन आधार फाउंडेशन, जो पिछले 15 सालों से हम पेशेंट्स को इसी परफॉर्मा पे दे रहे हैं। ऑल आर डॉक्यूमेंटेड। सो आप उसको 60 ml तक लेके जाएं, और अगर अकॉर्डिंग टू बल और व्याधि की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। आई रिपीट दिस सेंटेंस, अगर आप स्टार्टर हो, पंचकर्म स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप इसी परफॉर्मा पे काम करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और इफ यू आर हैविंग एक्सपीरियंस अबाउट द दोष धातु और पेशेंट की नाड़ी परीक्षण के उसके एनालिसिस कर सकते हो आप, तो यू कैन चेंज द डोज ऑल्सो, आप उससे ऊपर भी डोज में जा सकते हो। थर्ड डे 90 ml आपने स्नेहन दिया, पेशेंट को स्निग्ध लक्षण आ गए, वेल एंड गुड। नहीं आए तो आप 120 ml तक ही देंगे। इससे ज्यादा स्नेहन देने के बाद पेशेंट को कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो 120 ml स्नेहन देने के बाद मैक्सिमम पेशेंट को स्नेहन लक्षणास आ जाते हैं। अगर फिर भी किसी पेशेंट को स्नेहन लक्षणास नहीं आ रहे हैं, आपका नया नया एक्सपीरियंस है पंचकर्मा का, तो डोंट गिव मोर डोज। 120 ml नेक्स्ट डे भी आप रिपीट कर दो, तो उससे क्या होगा कि एक बार स्निग्धता हो जाएगी और इजी मोशन में स्नेहन जो है उसका दिखना शुरू हो जाएगा। सो जब हमने एक बार घृतपान करा दिया, घृत के स्नेहन लक्षणास मिल गए, स्नेहन लक्षणास मिलने के बाद आप वमन करवाना है तो आप 1 दिन रेस्टिंग पीरियड दोगे, विरेचन करवाना है तो हम 3 दिन रेस्टिंग पीरियड देंगे। अब 1 दिन जो रेस्टिंग पीरियड रहेगा पेशेंट का, उसमें जो हम खाने और पीने के लिए देंगे दैट इज कफकर आहार। उसको ऐसी डाइट दी जाएगी जिससे उसकी बॉडी का कफ को बढ़ाए। दिस इज अ वमन का प्रोसीजर है। थेरापेटिक वमन जो दिया जाता है दैट इज प्रतिशाया में, काफ में, नवज्वर में, स्किन डिजीजेज में वमन परफॉर्म करना चाहिए। इनडाइजेशन है उसमें दिया जाता है, अर्टिकेरिया में, ओबेसिटी में, हृदरोगा में। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग किस किस के पेशेंट को हम दे सकते हैं, और लेटर क्लासेस में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें क्यों दिया जा सकता है। अगर हम अभी बहुत डिटेल्स में जाएंगे तो जो नए डॉक्टर्स हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट वीकेंड डिजीज कि हम ऊर्ध्व जत्रुगत, यहाँ से ऊपर की बीमारी किसी को भी आती है तो यू कैन प्लान फॉर द वमन के लिए प्लान कर लीजिए। अगर यहाँ से नीचे की बीमारी है यू कैन प्लान फॉर द विरेचन के लिए प्लान कर लीजिए। और बस्ती के लिए अगर आपने प्लान करना है जहाँ पे वात का कम्युलेशन है, कटी, शक्ति, श्रोत, अस्थि, वायु का स्थान है, इनसे रिलेटेड कोई भी बीमारी आती है तो यू कैन प्लान फॉर द, आप बस्ती के लिए प्लान कर सकते हो। So according to that you can plan वमन, विरेचन एंड बस्ती। हृदरोगा में वमन देना चाहिए क्योंकि हृदय इज द स्थान ऑफ कफ एंड रक्त। अगर आप चरक संहिता में देखें तो वहां कॉन्ट्रा इंडिकेशन में इसको लिखा गया है कि हृदरोगा में वमन जो है नहीं देना चाहिए। बट यहाँ पे भी कॉन्ट्रावर्सी है, बागभट ने कुछ बोला है, सुश्रुत ने कुछ बोला है और चरक ने कुछ बोला। बट अगर जब रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हो सो यू कैन गिव, हृदरोगा में आप वमन दे सकते हो क्योंकि वमन जो है कफ को निकालने के लिए हम देंगे, और हृदय स्थाना ऑफ कफ एंड रक्त, तो वहां पे हम क्लेदक कफ रहता है तो क्लेदक कफ को डिसॉल्व करने के लिए वी कैन एडवाइज हम वमन जो है वो पेशेंट को देना चाहिए हमें। जब भी वमन हमने करवाना है तो पहले सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट करना है, एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट करना है, कलेक्शन ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए, सिलेक्शन ऑफ ड्रग करना है हमने, सिलेक्शन ऑफ उसकी डोज को किस तरह से मेंटेन करें, वमन कराने की पूरी विधि का नॉलेज हमें होना चाहिए, और ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट। इन सारे ही पैरामीटर्स को सिलेक्ट करने के बाद ही हम वमन का प्रोसीजर पेशेंट को करवा सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट्स में हम देखेंगे कि पेशेंट की दोषस कौन सी अवस्था में है, और कौन सी डिजीज से वो सफरर है, उसका वय कैसा है। अष्टविधा परीक्षा, सिंपल पेशेंट की अष्टविधा और दशविधा परीक्षा। आई थिंक सब लोग अष्टविधा और दशविधा परीक्षा तो सबको ही आइडिया होगा ना, और आप अपने अगर फाइल्स भर रहे हो तो उसमें भी अष्टविधा दशविधा परीक्षा के बारे में मेंशन करना पड़ता है। सो यू ऑल आर हैविंग आइडिया अबाउट अष्टविधा दशविधा परीक्षा?
आप मुझे एक चैट बॉक्स में लिख के डाल दीजिएगा किस किस को नहीं आइडिया है, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगी आपको, अष्टविधा दशविधा परीक्षा का भी। सो हमें पेशेंट की अष्टविधा दशविधा परीक्षा के अकॉर्डिंग ही हम उसको डिसाइड करेंगे कि हमने पेशेंट का वमन कराना है। एग्जामिनेशन कर लिया हमने पेशेंट, क्योंकि हमारे पास जो टूल है मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग आप उसको जितने भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन से आप करवा सकते हो, जैसे सीबीसी, ईएसआर, लिपिड प्रोफाइल, ये जरूरी है, नेसेसरी है। बट आयुर्वेदिक अकॉर्डिंग हमें अष्टविधा और दशविधा परीक्षा जरूर करवानी चाहिए। और जैसे आपके क्लिनिक पे जैसे हॉस्पिटल में कन्वर्ट होता है पंचकर्मा, तो आपको फाइल में लिखना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको अष्टविधा और दशविधा परीक्षा के अकॉर्डिंग ही एनालिसिस किया जाएगा। सो नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड। बहुत सारे वमनोपगीय द्रव्यास दिए गए हैं क्लासेस में। क्लासिकली बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसको आप वमन के लिए कर सकते हो यूज, बट मदन फल को श्रेष्ठ माना गया है। मदन फल, वच के पाउडर और दूध, यष्टि मधुफांड, इन चीजों का यूज करके अगर हम वमन कराते हैं तो वमन हमारा श्रेष्ठ वमन माना गया है। मदन फल को हमने कैसे कलेक्ट करना है, उस मदन फल को हमने कैसे प्रोसेस करके शोधन करना है, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास कि मदन फल को कलेक्ट कैसे किया जा सकता है। मदन फल का जो मेन होता है वो 1 मुट्ठी प्रमाण बुक्स में दिया गया है। पेशेंट की मुट्ठी में जितना आता है उतना ही लेना है। तो हाँ, वी कैन असेस 4 से 5 ग्राम। आप क्लासिकली 5 से 15 ग्राम तक भी दे सकते हो मदन फल, बट वो डिपेंड करता है पेशेंट के दोषास के ऊपर। तो जो नॉर्मल हम वमन देते हैं उसमें आप 4 ग्राम मदन फल और 2 से 3 ग्राम आप उसमें वच का चूर्ण मिक्स करके शहद में, उससे वमन करवा सकते हो पेशेंट को। वमन कराने से पहले यष्टि मधु का फांट बनाएंगे।